बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज के लेक्चर में अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है और प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आ रही है, जैसे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, महत्वपूर्ण शब्द आएंगे। जैसे अपन बात करें दहली आवर्ती, दहली तरंगदैर्ध्य, कार्य फलन इत्यादि शब्दों को जो है एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो स्पेसिफिक शब्द आ रहे हैं, वर्ड जो आ रहे हैं, इनकी परिभाषाएं क्या है, इनका मतलब क्या है। और फिर अपन पढ़ेंगे कि प्रकाश की तीव्रता क्या होती है और इन्हीं की रिगार्डिंग जो है अपन कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। और इसी में जो है अपन एक फोटोन की अवधारणा भी पढ़ेंगे, एक शब्द यूज में लेंगे अपन परिभाषा में फोटोन। तो वो फोटोन क्या होता है और उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो चलो अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दोगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस लेक्चर के नोट्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मिल जाएंगे। तो लेक्चर ही शुरू करते हैं अपन। अपना जो पॉइंट है वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। कल अपन ने देखा था प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन देखा था कल। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में अपन ने क्या देखा था, अपन ने देखा था कि अपन ने एक धातु ली। इस तरह से यह एक धातु है और धातु में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से धातु में क्या होंगे, यह क्या हो गई, एक धातु हो गई। और इस धातु में जो ये जो है ये क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है यह धातु के अंदर यादृच्छिक गति करते रहते हैं लेकिन धातु से बाहर नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते, क्योंकि धातु में जो धन आयन होते हैं वह इन इलेक्ट्रॉनों को बांधे रखते हैं, उनके द्वारा यह इलेक्ट्रॉन बंधे हुए रहते हैं। अगर इन इलेक्ट्रॉनों को अपन को बाहर निकालना है तो इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए मतलब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने के लिए अपन को इस इलेक्ट्रॉन को कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। और उस ऊर्जा को मान लिया अपन ने E0 ऊर्जा चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए। तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर अपन E0 ऊर्जा दे दे तो मान लो यह इलेक्ट्रॉन जो है इस धातु से बाहर निकल सकता है। अब प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में क्या पढ़ा था कि इस धातु पर अपन प्रकाश आपतित करते हैं। इस धातु पे इस तरह से जो है अपन ने प्रकाश आपतित किया। इस तरह से ये जो प्रकाश आपतित कर रहे हैं, इस प्रकाश की जो आवृत्ति है, आवृत्ति जो है वो है न्यू। आवृत्ति कितनी है, न्यू। तो ये जो प्रकाश की जो ऊर्जा होती है वह ऊर्जा क्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी E बराबर एच न्यू। प्रकाश की ऊर्जा या फोटोन की जो ऊर्जा होती है वह एच न्यू होती है। तो इसकी अगर न्यू आवृत्ति का प्रकाश है तो इस प्रकाश की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, E बराबर एच न्यू। और इस ये इलेक्ट्रॉन को जो चाहिए ऊर्जा, इसको भी अपन एच न्यू के रूप में लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, एच न्यू नॉट। यहाँ पे ये एच जो होता है यह क्या होता है, प्लांक नियतांक होता है, प्लांक नियतांक है एच। तो अब यहां से अपन कंपेयर करें कि यह इलेक्ट्रॉन इस धातु से बाहर कब निकल जाएगा, जब यह जो आने वाली ऊर्जा है वह इस निकलने वाली ऊर्जा के बराबर हो या फिर ज्यादा हो। कहने का मतलब E का मान जो है वह E0 से ज्यादा हो या फिर E0 के बराबर हो। दोनों का मान रखें तो देखो एच न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एच न्यू नोट। दोनों तरफ h को कैंसिल डाउन कर दें तो ये हो गया न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नोट। तो कहने का मतलब यह है जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति है वह अगर इस न्यू नोट आवृत्ति से ज्यादा है
तो इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे। या फिर अपन कहें कि जो आपतित प्रकाश की न्यूनतम आवर्ती जो है, कम से कम आवर्ती जो है वह कितनी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए, न्यू नोट कम से कम आवर्ती होनी चाहिए। अगर कम से कम इतनी है या इससे ज्यादा है तभी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इससे कम है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। तो ये जो न्यूनतम आवर्ती है, कम से कम जो आवर्ती है, न्यूनतम आवर्ती, इसी न्यूनतम आवर्ती को अपन देहली आवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी आवर्ती को देहली आवर्ती कहते हैं। तो अब देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या हो जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव हो जाएगा यदि धातु पर आपतित प्रकाश की आवर्ती देहली आवर्ती के समान या अधिक है तो धातु से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं अपन? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ये बाकी की रामायण आपको क्यों समझाया है? क्योंकि यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आ रही है देहली आवर्ती। तो यदि धातु पर आपतित प्रकाश की आवर्ती देहली आवर्ती के समान या अधिक है तो धातु से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को अपने प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अगर परिपथ बंद है, इसी में देखो, अगर अपन कहें यह परिपथ पूरा बंद है तो ये इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के गमन के कारण बंद परिपथ में क्या धारा प्रवाहित होती है और उस धारा को अपन कहेंगे प्रकाश विद्युत धारा। तो इसी में अपन क्या नोट करेंगे? यदि परिपथ बंद हो तो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है, जिसे प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। धारा कहते हैं। उस धारा को क्या कहते हैं अपन? प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। तथा जिस धातु से निकलते हैं, तथा जिस धातु से निकलते हैं उसे प्रकाश संवेदी धातु, प्रकाश संवेदी धातु कहते हैं। अगर अपन इसका डायग्राम बनाएं तो देखो डायग्राम किस तरह से बन जाएगा। मान लो यह अपने पास में धातु है, इस धातु पे जो है अपन ने यह इस तरह से प्रकाश आपतित किया है, इस तरह से। तो यहां से इस धातु से जो है यह इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए, इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं
और इस धातु में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन है इस तरह से। और यह जो आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है वह दहली आवृत्ति से ज्यादा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको तो कहेंगे अपने फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये जो धातु है इस धातु को कहेंगे अपन जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं प्रकाश संवेदी धातु। प्रकाश संवेदी धातु कहेंगे। और ये क्या हो गया अपने पास में आपतित प्रकाश। तो यह अपन ने इसका डायग्राम बना दिया। तो संक्षिप्त रूप में प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है यह अपन ने बता दिया कि क्या होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो ये जो है ये हो गया अपना प्रकाश विद्युत प्रभाव। चलो अपन आगे चलते हैं। इसी में देखो अब जो अपने पास में परिभाषाएं आ रही है, कौन सी परिभाषा आई यहाँ पे, देहली आवर्ती। तो ये जो परिभाषा आ रही है देहली आवर्ती आई, फोटो आई, तो इनको अपने परिभाषित करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग जो है अपनी वो हो जाएगी महत्वपूर्ण परिभाषाएं। महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो सबसे पहले परिभाषा जो आती है वो आती है देहली आवर्ती। देहली आवर्ती। तो अभी आपको बताया था देहली आवर्ती क्या होती है। क्या बताया था कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवर्ती जिस पर किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए। देखो यह अपने पास में क्या है, धातु है। इस धातु पे अपन ने यह प्रकाश जो है ये प्रकाश आपतित किया इस तरह से। तो इस आपतित प्रकाश की न्यूनतम आवर्ती कितनी होनी चाहिए कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो ये जो न्यूनतम आवर्ती है यह किसके बराबर होनी चाहिए, देहली आवर्ती के बराबर। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी धातु पर आपतित प्रकाश की न्यूनतम आवर्ती जिस पर धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो, इस न्यूनतम आवर्ती को देहली आवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं, इस आवर्ती को देहली आवर्ती कहते हैं। और इसको किससे लिखते हैं, न्यू नोट से लिखते हैं। अब अपन ने मान लिया कि न्यू नोट जो है वो तो क्या है, देहली आवर्ती है। और जो प्रकाश आ रहा है उस आपतित प्रकाश की जो आवर्ती है वो क्या है, न्यू है। तो अपने पास में तीन केस आते हैं। पहला केस आता है कि आपतित प्रकाश की आवर्ती जो है वो देहली आवर्ती से ज्यादा हो। जो प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश की अगर ये आवर्ती जो है देहली आवर्ती से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्सर्जित होंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। और वो उत्सर्जन जो होगा वह गतिज ऊर्जा के साथ निकलेगा। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को देखो ये ज्यादा ऊर्जा मिल गई, ठीक है। यहाँ पे ये प्रकाश जो है ऊर्जा लेके आया, इस इलेक्ट्रॉन को दे दिया, इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ऊर्जा मिल गई तो इसका पूरा पेट भर गया ज्यादा ऊर्जा से। तो यह इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा तो ज्यादा ऊर्जा से निकलेगा, दौड़ता हुआ जाएगा। कहने का मतलब है इस निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के पास में
गतिज ऊर्जा होगी तो उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 0 नहीं होगी। अगर आपतित प्रकाश की आवर्ती दहली आवर्ती के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन जो है वह निकलेगा, उत्सर्जित होगा, लेकिन अब की बार गतिज ऊर्जा जो है 0 होगी। जितनी ऊर्जा चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को, मान लो 2 लड्डू चाहिए और यहां से 2 ही लड्डू आ रहे हैं, तो 2 लड्डू से इस इलेक्ट्रॉन का पेट तो भर गया लेकिन ज्यादा ऊर्जा नहीं आएगी, तो इस धातु से तो निकल जाएगा लेकिन दौड़ता हुआ नहीं जाएगा। कहने का मतलब गतिज ऊर्जा जो है वह 0 ही होगी, केवल निकलेगा। और तीसरा केस है जब आवर्ती दहली आवर्ती से कम हो तो इलेक्ट्रॉन जो है वह उत्सर्जित ही नहीं होगा, उत्सर्जन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कहने का मतलब है इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकलने के लिए 5 लड्डू चाहिए थे, आपने 2 लड्डू फेंके, ये लो भैया, तो इसका पेट ही नहीं भरा, क्योंकि आवर्ती कम है तो पेट ही नहीं भरा, तो ये यहां से निकलेगा ही नहीं। तो ये हो गई अपनी दहली आवर्ती। चलो ये अपन ने दहली आवर्ती को एक्सप्लेन किया। दहली आवर्ती के बाद जो है अपना वो आता है दहली तरंगदैर्ध्य। दहली तरंगदैर्ध्य। अब देखो आवर्ती जो होती है, न्यू जो होता है वह होता है आपका C/λ। फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्या? आवर्ती जो होती है वह होती है प्रकाश का वेग अपॉन प्रकाश की तरंगदैर्ध्य। ये तो क्या है? आवर्ती। ये क्या है? तरंगदैर्ध्य। और प्रकाश का वेग जो है वह तो फिक्स होता है, कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो यहां से एक बात बताइए, जब आवर्ती ज्यादा होगी तो तरंगदैर्ध्य कम होगा, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, तो जब आवर्ती ज्यादा होगी तो तरंगदैर्ध्य कम होगा। तो इसके लिए परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी धातु पर आपतित प्रकाश की अब की बार न्यूनतम आवर्ती, कम से कम आवर्ती ले रहे हैं ना, उसकी जगह क्या लिख देंगे अपन? अधिकतम तरंगदैर्ध्य। क्या लिख देंगे? अधिकतम तरंगदैर्ध्य। जिस पर धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो, इस अधिकतम तरंगदैर्ध्य को दहली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। इस अधिकतम तरंगदैर्ध्य को दहली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। तरंगदैर्ध्य कहते हैं, और इसको जो है अपन लैम्डा नोट से प्रदर्शित करते हैं। अरे भाई आवर्ती न्यूनतम थी तो तरंगदैर्ध्य क्या हो जाएगा? अधिकतम। तो न्यूनतम की जगह अपन को क्या शब्द यूज में लेना है? अधिकतम लेना है। तो यह तो हो गई दहली तरंगदैर्ध्य की परिभाषा। एक बार फटाफट रीडिंग लगाइए, बाकी आपको नोट तो नोट्स से ही करना है। अब देखो ये न्यू नोट जो है वो क्या है? दहली तरंगदैर्ध्य है। और ये न्यू जो है, सॉरी न्यू नोट नहीं, लैम्डा नोट तो दहली तरंगदैर्ध्य है, और लैम्डा जो है वो है आपका आपतित तरंगदैर्ध्य। सेम वही कॉन्सेप्ट बन जाएगा। पहला लैम्डा जो है दहली तरंगदैर्ध्य जो है वह आपका आपतित तरंगदैर्ध्य से ज्यादा है। ये जो तरंगदैर्ध्य आ रहा है यहाँ पे, यह तरंगदैर्ध्य आपतित तरंगदैर्ध्य दहली तरंगदैर्ध्य से कम है। कम है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएगा। अरे तरंगदैर्ध्य कम हुआ तो आवर्ती क्या हो गई? ज्यादा, और आवर्ती ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। इसलिए आपतित तरंगदैर्ध्य अगर दहली तरंगदैर्ध्य से अधिक है तो यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, और वो कैसे होगा? काइनेटिक एनर्जी के साथ होगा, गतिज ऊर्जा के साथ होगा। ज्यादा लड्डू मिल गए भैया, तो ज्यादा लड्डू मिल गया तो पेट भी भर गया और ऊर्जा भी आ गई, तो दौड़ता हुआ
जाएगा। दूसरी कंडीशन, अगर अपने पास में आपतित तरंग दैर्ध्य जो है वह दहली तरंग दैर्ध्य के बराबर हो तो इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है तो दोनों की आवर्ती भी बराबर होगी। आवर्ती बराबर हुई मतलब जस्ट पेट भरा है तो इलेक्ट्रॉन जस्ट निकलेगा लेकिन ऊर्जा नहीं आएगी। और तीसरा है, जब आपतित तरंग दैर्ध्य दहली तरंग दैर्ध्य से अधिक हो। अगर तरंग दैर्ध्य अधिक है तो आवर्ती कम, मतलब आपतित आवर्ती कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ही नहीं होगा। तो ये 3 केस बन गए इसमें। पहले वाले ही सेम केस है, अब की बार अपन ने जो है अपोजिट कर दिया। तो ये हो गया, अपन ने 2 परिभाषाएं पढ़ ली, दहली आवर्ती और दहली तरंग दैर्ध्य। तीसरी परिभाषा देखो, तीसरी परिभाषा जो है वो है दहली ऊर्जा। दहली ऊर्जा, तो दहली देखो ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा जो होती है वो होती है प्रकाश की ऊर्जा जो होती है वह होती है E बराबर एच न्यू। क्या होती है ऊर्जा? E बराबर एच न्यू। एच क्या होता है? प्लांक नियतांक। एच क्या होता है? प्लांक नियतांक। और न्यू क्या होती है? आवर्ती। तो देखो आवर्ती बढ़ेगी तो ऊर्जा भी बढ़ेगी। तो अब की बार केवल आवर्ती की जगह पर अपन को ऊर्जा शब्द काम में लेना है, बाकी परिभाषा सेम रह जाएगी। कैसे? किसी धातु पर आपतित प्रकाश की न्यूनतम ऊर्जा, अरे न्यूनतम है आवर्ती लिखा था अपन ने, तो आवर्ती की जगह केवल ऊर्जा करना है, बाकी रहेगा तो न्यूनतम ही, क्योंकि जब आवर्ती न्यूनतम होगी तो ऊर्जा भी न्यूनतम होगी। तो आपतित प्रकाश की न्यूनतम ऊर्जा जिस पर धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो, इस न्यूनतम ऊर्जा को दहली ऊर्जा कहते हैं। जो दहली आवर्ती वाली परिभाषा थी उसमें आवर्ती की जगह पे आपको ऊर्जा शब्द लगाना है, बाकी परिभाषा सेम रह जाएगी। मतलब देखिए, मतलब क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकलने के लिए ई नोट ऊर्जा चाहिए थी, जिसको अपन दहली ऊर्जा बोलते हैं। और ये जो ऊर्जा आ रही है वह ई आ रही है। मतलब इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए यहाँ पे 5 लड्डू चाहिए थे और आ कितने रहे हैं? वो आ रहे हैं, अपन 3 केस लेंगे, पहले कम या ज्यादा इस तरह से। तो ये देखो, अगर इसको अपन मान लें, ये तो जो है ई नोट जो है, ई नोट वो तो क्या हो गया? दहली ऊर्जा हो गई। और ई जो है वो क्या हो गई? आपतित ऊर्जा हो गई। आपतित ऊर्जा। परिभाषा सेम है। आवर्ती वाली परिभाषा में क्या करना है? आवर्ती की जगह पे ऊर्जा करना है, बाकी परिभाषा सेम रहेगी। कहने का मतलब ये जो प्रकाश डाला है इसकी जो न्यूनतम ऊर्जा होगी, जिस न्यूनतम ऊर्जा पे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उसी न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहेंगे अपन? दहली ऊर्जा कहेंगे। ये इस धातु पे जो प्रकाश डाला है इसकी प्रकाश की न्यूनतम ऊर्जा को ही दहली ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 केस क्या हो जाएंगे। अगर आपतित प्रकाश की ऊर्जा दहली ऊर्जा से ज्यादा है, अगर 10 लड्डू आ रहे हैं और 5 ही लड्डू चाहिए थे तो 5 खा भी लिए और 5 लड्डू ऊर्जा के रूप में भी मिल गए, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और दौड़ता हुआ जाएगा, गतिज ऊर्जा 0 नहीं होगी। दूसरे केस में आपतित ऊर्जा जो है दहली ऊर्जा के बराबर हो, मतलब 5 लड्डू चाहिए थे और 5 ही आए, तो जस्ट अपन यहां से निकलेंगे, लेकिन दौड़ने के लिए ऊर्जा नहीं आई, कहने का मतलब गतिज ऊर्जा 0। और तीसरा जो है, जो आपतित ऊर्जा जो है वह दहली ऊर्जा से कम हो तो पेट ही नहीं भरा, पेट ही नहीं भरा तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हुआ। तो ये परिभाषा हो गई अपनी दहली ऊर्जा की। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, अपन मार्कर में इंक डाल लेते हैं एक बार को। हाँ, तो नेक्स्ट देखिए, कार्यफलन। कार्यफलन जो होता है उसको अपने फाई नोट से प्रदर्शित करते हैं।
यह कार्यफलन क्या होता है? तो देखिए यह अपने पास में धातु है। क्या है? धातु है। कौन सी धातु? प्रकाश संवेदी धातु है। मतलब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वह धातु से उत्सर्जित हो सकते हैं। लेकिन कब उत्सर्जित हो सकते हैं? जब इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा मिल जाए, जितनी ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा मिल जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो धातु से उत्सर्जित हो जाएंगे, धातु से निकल जाएंगे। तो किसी धातु के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जिस पर धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, उसी ऊर्जा को अपन धातु का कार्यफलन कहते हैं। तो देखो कार्यफलन क्या हो गया? किसी धातु के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जिस पर धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो, उसको क्या कहते हैं? अपने कार्यफलन कहते हैं। मतलब इन इलेक्ट्रॉनों को जो कम से कम ऊर्जा चाहिए धातु को, वह कम से कम ऊर्जा जिसको ऊर्जा को लेकर के यह धातु इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर दे। अरे वही बात है जो दहली ऊर्जा कही थी अपन ने। लेकिन दहली ऊर्जा जो नाम है वह ऊर्जा आपतित प्रकाश की ऊर्जा थी और कार्यफलन किसकी है? धातु की। तो इन दोनों में अंतर क्या हो गया? दहली ऊर्जा जो है वह आपतित प्रकाश का गुणधर्म है। आपतित प्रकाश का गुणधर्म है। जबकि कार्यफलन जो है, कार्यफलन वह किसका गुणधर्म है? धातु का गुणधर्म है। धातु का गुणधर्म है। अब ये जैसे फॉर्मूला तो सेम हो जाएगा, फाई नोट इक्वल टू एच न्यू नोट हो जाएगा। वहां पे ई नोट इक्वल टू क्या था? एच न्यू नोट। मान जो है वह दहली ऊर्जा और कार्यफलन का मान जो है वह समान होता है। और मात्रक जो है, मात्रक एस आई मात्रक जो है वह तो क्या होता है? जूल। लेकिन व्यवहारिक मात्रक जो है वह अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट काम में लेते हैं। कौन सा मात्रक काम में लेते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक जूल जो है उसमें 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। तो यह जो है अपन जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल भी सकते हैं। तो ये रिलेशन हो गया कार्यफलन और दहली ऊर्जा में। यह धातु का गुणधर्म है और यह प्रकाश का, और मात्रक जो है अपन ने यह बता दिए। तो ये परिभाषा थी अपनी कार्यफलन की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है अपनी परिभाषा फोटोन। क्या आता है नेक्स्ट? फोटोन। अब ये देखिए फोटोन क्या होता है। तो देखिए फोटोन की परिभाषा अपन ने पहले भी पढ़ी है। कब पढ़ी है? पिछले चैप्टर में जब अपन ने प्लांक का क्वांटा सिद्धांत पढ़ा था। क्या था प्लांक का क्वांटा सिद्धांत? प्लांक के क्वांटा सिद्धांत याद करो जरा। अरे याद करो, सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा या
विकिरण के रूप में होता है, विकिरण के रूप में होता है तथा प्रकाश का उत्सर्जन व अवशोषण सतत न होकर, सतत का मतलब है लगातार न होकर, सतत न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट में होता है। और इन पैकेट्स को फोटोन कहते हैं, इन पैकेट्स को फोटोन कहते हैं। यह कोई प्रकाश स्रोत है, इस प्रकाश स्रोत से जो ये ऊर्जा होगी, यह ऊर्जा निकलेगी और यह कोई निकाय है। क्या है? निकाय। और यह क्या है? स्रोत। तो इस स्रोत से प्रकाश का उत्सर्जन है और निकाय क्या करेगा? प्रकाश का अवशोषण, अवशोषण और उत्सर्जन। यह जो है यह सतत नहीं होगा, सतत नहीं होगा तो कैसे होगा? ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स में होगा। और ये जो छोटे छोटे पैकेट जो हैं, इन्हीं पैकेट्स को क्या कहते हैं? अपन फोटोन कहते हैं। इन्हीं पैकेट्स को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। तो ये होता है अपना फोटोन। और भी बात है, क्वेश्चन आ जाए कि फोटोन की अवधारणा क्या है, तो फोटोन से रिलेटेड और भी बात है। देखो, फोटोन की जो ऊर्जा होती है, फोटोन की ऊर्जा वो होती है E बराबर H न्यू, एक फोटोन की ऊर्जा। ठीक है। और न्यू जो होता है वह क्या होता है? C अपॉन लेमडा। तो फोटोन की ऊर्जा कितनी आ गई? Hc अपॉन लेमडा जो है फोटोन की ऊर्जा होती है। और बात करें तो फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। नेक्स्ट बात करें तो फोटोन का वेग जो है वह प्रकाश के वेग के बराबर होता है। 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। और नेक्स्ट फोटोन जो है वह एक उदासीन कण है, उदासीन होता है। उदासीन होता है इसका मतलब यह इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता, विक्षेपित नहीं होता। और देखिए, और जब फोटोन टक्कर करता है, क्या करता है? टक्कर करता है, तो उस टक्कर में फोटोन टक्कर किससे कर सकता है? इलेक्ट्रॉनों से कर सकता है। तो उस टक्कर में फोटोन का जो संवेग रहता है और जो ऊर्जा रहती है वह संरक्षित होती है। संवेग और ऊर्जा संरक्षित रहते हैं, लेकिन फोटोन की जो संख्या है, फोटोन संख्या वह संरक्षित नहीं रहती। फोटोन की टक्कर में संवेग और ऊर्जा संरक्षित रहते हैं, लेकिन फोटोन की संख्या संरक्षित नहीं रहती। यहाँ पे एक वर्ड आया फोटोन संवेग, तो देख लेते हैं यह फोटोन का संवेग कितना होता है। फोटोन का संवेग कितना होता है? तो देखिए, फोटोन का जो संवेग होता है P, किसी भी चीज के संवेग को क्या लिख सकते हैं? mv। अब फोटोन है तो वेग कितना हो गया? c। फोटोन का वेग प्रकाश के वेग बराबर होता है, तो mc लिख सकते हैं। और इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ऊपर नीचे c से गुणा करते तो mc स्क्वायर अपॉन c, c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, mc बचेगा। mc स्क्वायर क्या आ गया? आइंस्टीन की समीकरण E बराबर mc स्क्वायर, तो यह E हो गया और नीचे c। E क्या होती है?
ऊर्जा, और फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है एच न्यू अपॉन सी, और न्यू कितना होता है सी अपॉन लेमडा। तो यह कितना हो गया एच सी अपॉन सी लेमडा, सी से सी कैंसिल आउट, तो फोटोन का जो संवेग है वो कितना आ गया एच अपॉन लेमडा। यह भी महत्वपूर्ण सूत्र है अपने आप में, इस पे भी न्यूमेरिकल जो है पूछा जाता है। तो यह जो है अपन ने फोटोन क्या होता है और फोटोन के क्या गुणधर्म है यह स्टडी कर लिया। अब यहीं से जो है आपका एक क्वेश्चन बनता है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। इससे पता चलेगा कि कितनी ईमानदारी से आप लेक्चर को अटेंड कर रहे हो। तो क्वेश्चन है, नोट कर दो, साथ के साथ क्वेश्चन जो है आप नोट कर सकते हो। और अब में कि किसी आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य जो है वो है 4000 एंगस्ट्रॉम। कितनी है तरंगदैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य है। तो उसके लिए आपको क्या ज्ञात करना है, उसके लिए फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करनी है। एक तो ज्ञात करनी है फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करनी है, एक आपको आवर्ती ज्ञात करनी है, और तीसरा आपको संवेग ज्ञात करना है। यहां पे बता दे आपको h जो है वह एक प्लांक नियतांक होता है। यहाँ पे h या कहीं पे भी जो h आ रहा है वह प्लांक नियतांक है, जिसका मान होता है 6.62 गुणा 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। यह होता है h का मान। तो यह इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि 4000 एंगस्ट्रॉम के तरंगदैर्ध्य के फोटोन के लिए ऊर्जा, आवर्ती और संवेग बताइए। क्वेश्चन क्या नोट करोगे आप, 4000 एंगस्ट्रॉम की तरंगदैर्ध्य के लिए ऊर्जा, आवर्ती और संवेग बताइए। तो इसका आंसर जो है आप कमेंट में दोगे। चलो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता। तो आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है प्रकाश की तीव्रता। इसको पढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कर दें। लाइक करके फटाफट कमेंट करो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं प्रकाश की तीव्रता। तो चलो प्रकाश की तीव्रता पढ़ते हैं। तो देखो प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, इकाई क्षेत्रफल पर इकाई समय में आपतित प्रकाश की ऊर्जा। इकाई क्षेत्रफल पर इकाई समय में आपतित प्रकाश की ऊर्जा को प्रकाश की तीव्रता कहते हैं। इसी को अपन गणितीय भाषा में लिखें तो माना अपने पास में a क्षेत्रफल है और t समय में E ऊर्जा आपतित होती है प्रकाश की। A क्षेत्रफल पर T समय में E ऊर्जा आपतित होती है, तो प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाएगी, इकाई समय और इकाई क्षेत्रफल, इनको इकाई करने के लिए ऊर्जा में इनका भाग दे देंगे। तो यह हो गई अपनी प्रकाश की तीव्रता। अब इसी में देखो, मान लो T समय में कैपिटल N फोटोन आपतित होते हैं, तो E का मान जो है वह कितना हो जाएगा, एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है h न्यू, कितने आ रहे हैं कैपिटल N, तो E का मान हो गया कैपिटल N गुणा h न्यू। तो I बराबर क्या हो गया, कैपिटल N h न्यू अपॉन a t। यहाँ पे देखो कैपिटल N अपॉन स्मॉल t जो है उसको अपन स्मॉल n लिख सकते हैं, और स्मॉल n होता है इकाई समय में आपतित फोटोन।
अरे मैं कहूं 10 सेकेंड में 20 फोटोन आ रहे हैं, टी समय में n फोटोन आ रहे हैं, 10 सेकेंड में 20 फोटोन आ रहे हैं, तो एक सेकेंड में कितने, 2, तो कैपिटल N अपॉन टी जो है वो कितना हो गया, इकाई समय में एक सेकेंड में आपतित फोटोन है। तो आई का फॉर्मूला जो है वह हो गया स्मॉल n h न्यू अपॉन ए। यह जो है अपने पास में प्रकाश की तीव्रता का फॉर्मूला आ गया। अब एक और तीव्रता होती है प्रकाश की, वो कैसे निकालेंगे, शक्ति जानते हो क्या, शक्ति क्या होती है, अरे शक्ति कपूर नहीं, शक्ति जो होती है वह क्या होती है, शक्ति होती है ऊर्जा बटावा समय। क्या होती है शक्ति, ऊर्जा बटावा समय को शक्ति कहते हैं। तो P जो है वो क्या हो गया, E अपॉन टी। यहाँ पे देखो समीकरण 1 में E अपॉन टी की जगह क्या लिख सकता हूं, P, तो I बराबर क्या आ जाएगा, P अपॉन ए आ जाएगा। तो तीव्रता का एक और फॉर्मूला आ गया क्या, I बराबर P अपॉन ए फॉर्मूला आ गया तीव्रता का। चलो ठीक है, इसमें आगे चलते हैं अपने बिंदु स्रोत के कारण तीव्रता। बिंदु स्रोत के कारण तीव्रता। तो देखो बिंदु स्रोत है कहीं पे, तो इस बिंदु स्रोत से जो प्रकाश फैलेगा वह इस तरह से फैलेगा, मतलब आर त्रिज्या का गोला बन जाएगा। आर त्रिज्या का गोला बन जाएगा तो उसकी जो तीव्रता होगी वह कैसे लिखते हैं अपन, P अपॉन ए, और ए का मान जो है वह कितना हो जाएगा, इस गोले के लिए हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। कहने का मतलब आई जो है वह आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो इधर तीव्रता और इधर दूरी के मध्य ग्राफ खींचे तो यह कुछ इस तरह से आएगा, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। इसी तरह से यह अपन ने पहला केस लिया, दूसरा केस ले लेते हैं रेखीय स्रोत के कारण तीव्रता। तो देखिए रेखीय स्रोत जो है उसके कारण तीव्रता कितनी हो जाएगी, तो यह अपने पास में रेखीय स्रोत है, इससे प्रकाश जो फैलेगा वह इस तरह से फैलेगा बेलनाकार रूप में। तो यह जो एरिया है इस बेलन का, यह जो पृष्ठीय एरिया है यह कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच। तो कहने का मतलब तीव्रता जो है वह तो आर के व्युत्क्रमानुपाती ही आई। अरे 2 पाई आर एच, एच को तो छोड़ दें तो एक ही में क्या आया, केवल एक आर आया, तो तीव्रता जो है वह आर के व्युत्क्रमानुपाती। तो कर्व जो है वो कैसा हो जाएगा, इस बार कर्व जो है वह इस तरह से कम शार्पनेस हो जाएगी, यहाँ पे ज्यादा शार्पता इस तरह से है और यहाँ पे कम हो जाएगा, आई जो है वह 1 अपॉन आर की। इस तरह से जो है अपन केस ले सकते हैं। इसी तरह से एक और आता है छोटा क्वेश्चन, समांतर प्रकाश पुंज में तीव्रता। समांतर प्रकाश पुंज में तीव्रता। समांतर प्रकाश पुंज का मतलब क्या हुआ, इस तरह से लाइट जा रही है इस तरह से। अब यहाँ पे तीव्रता निकाल रहे हैं अपन एक तो, और दूसरी यहाँ पे निकाल रहे हैं यह ए और यह बी। तो देखो यहाँ पे जितना क्षेत्रफल है उतना ही यहाँ पे हुआ, और यहाँ पे जितनी ऊर्जा है उतनी ही यहाँ पे हुई, तो यहाँ पे जितनी तीव्रता है उतनी ही यहाँ पे तीव्रता होगी। मतलब समांतर प्रकाश पुंज में तीव्रता एक समान होती है। तो यह हो गया अपना समांतर प्रकाश पुंज। अब देखो इसी में जो तीव्रता से संबंधित जो न्यूमेरिकल आते हैं उस न्यूमेरिकल की बात करते हैं। हाँ तो देखिए
यदि एक नोट के रूप में अपन इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, यदि P शक्ति स्रोत है अपने पास में, शक्ति स्रोत से P शक्ति स्रोत से कैपिटल N फोटोन, या ऐसे मान लेते हैं P शक्ति स्रोत से स्मॉल n फोटोन प्रति सेकंड उत्सर्जित हो तो एक P शक्ति का स्रोत है, उससे एक सेकंड में स्मॉल n फोटोन उत्सर्जित हो रहे हैं, तो तीव्रता देखो, तीव्रता कितनी हो जाएगी भाई? तीव्रता जो होती है अपनी वह कितनी होती है? शक्ति P अपॉन A होती है ना? अरे होती है। या फिर तीव्रता जो है उसको लिख सकते हैं अपन E अपॉन AT। यहाँ पे अपन ने क्या कहा? T का मान जो है वह कितना है? एक सेकंड, और फोटोन जो है वह n फोटोन एक सेकंड में आ रहे हैं, तो E का मान जो है वो कितना हो गया? स्मॉल n h न्यू। तो मान रखें तो देखो I बराबर P अपॉन A बराबर स्मॉल n h न्यू अपॉन A, और T की जगह 1, तो ये इससे कट गया, तो P बराबर क्या आ गया? स्मॉल n h न्यू। यहां से अपन क्या कह सकते हैं? स्मॉल n बराबर P अपॉन h न्यू। तो यह प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या आ गई। स्मॉल n क्या है? प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन। P क्या है? स्रोत की शक्ति, और h न्यू क्या है? प्रकाश की आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य जो है, जो भी मान सकते हैं अपन। तो यहां से अपन को एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन क्या है? 60 वाट का एक शक्ति स्रोत है, 60 वाट के शक्ति स्रोत से 6620 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित हो तो प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या बताओ। उत्सर्जित फोटोन की संख्या बताओ। यह क्वेश्चन जो है 2014 में आया था बोर्ड एग्जाम में। यहां से इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। न्यू जो है वह क्या होता है? न्यू क्या होता है? C अपॉन लेमडा। तो ये क्या हो जाएगा? लेमडा ऊपर चला जाएगा, P लेमडा अपॉन HC। ये लो प्रति सेकंड। इस फॉर्मूले में केवल मान रखना है। P का मान कितना है? 60 वाट। लेमडा कितना है? 6620 गुणा एंगस्ट्रम है तो 10 की पावर -10 अपॉन H का मान कितना होता है? 6.62 गुणा 10 की पावर -34। C का मान कितना होता है? 3 गुणा 10 की पावर 8। इसको सॉल्व करके N का मान जो है वो आप कमेंट करोगे। कितना आया आंसर वो आपको कमेंट करना है। देखते हैं कैलकुलेशन भी करते हो या नहीं। तो स्मॉल n का मान जो है वो आपको कमेंट करना है। आज का लेक्चर इतना ही। लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।